हेलो स्टूडेंट्स, क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है हम 12वीं क्लास पेजेस का अध्याय नंबर 2 पढ़े थे, जिसका नाम है स्थिर विद्युत एवं धारिता। राइट, आज हमारी लास्ट टॉपिक है। आज के बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, जिसका नाम है संधारित्र में संचित ऊर्जा। मोस्ट आईएमपी टॉपिक है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना, तो चलो देखो स्टार्ट करते हैं। संधारित्र में संचित ऊर्जा। चलो देखो, पहले चीज समझो। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बैटरी का क्या रोल है, तो आप कहोगे सर बैटरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपने अंदर स्टोरेज करता है। राइट, और जैसे उस बैटरी को सर्किट मिलता है तो वो अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी उस सर्किट को क्या करता है, प्रोवाइड करता है। उसी प्रकार से अगर मोबाइल की बैटरी के बारे में सोचा जाए तो मोबाइल की बैटरी भी क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोरेज करती है। परंतु चार्ज कैसे होती है? आपके घर में एक चार्जर लगा होता है जिससे आप उस बैटरी को क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। तो उसी प्रकार से हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है जिसे हम बोलते हैं संधारित्र। संधारित्र क्या करता है, विद्युत क्षेत्र के रूप में ऊर्जा का संग्रह करता है, ऊर्जा को संग्रहित करता है, इकट्ठा करता है। परंतु इन दोनों में कॉमन सा डिफरेंस है। आपकी जो मोबाइल की बैटरी होती है या सेल होता है वो धीरे धीरे डिस्चार्ज होता है, परंतु जो संधारित्र होता है जब उसको सर्किट मिलता है तो वो एकदम से क्या होता है, डिस्चार्ज हो जाता है। यस, तो अब हम यही जानने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों कि संधारित्र में ऊर्जा कहां से संचित होती है, कि संधारित्र के अंदर जो वो ऊर्जा आ रही है वो कहां से संचित हो रही है। वही आपका टॉपिक है जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं। तो संधारित्र में संचित ऊर्जा देखो, सबसे पहले संधारित्र क्या करता है। संधारित्र विद्युत क्षेत्र के रूप में ऊर्जा को संग्रहित करता है, ऊर्जा को संग्रहित करता है। सही बात है। अब ये कैसे होता है देखो, चलो आपके पास एक संधारित्र मेरे प्यारे बच्चों, चलो ये प्लेट P1 और ये प्लेट P। अब इसको मुझे क्या करना है, आवेशित करना है। आवेश कहां से करना है, इस टाइम पर इस पर कोई आवेश नहीं है। अगर टाइम बराबर 0 मान लूं, जब मैंने कोई भी विभवांतर नहीं लगाया, कोई भी बैटरी नहीं लगाई, तो टाइम बराबर 0 पे, टाइम बराबर 0 पे अगर यहाँ समय देखें तो टाइम बराबर 0 पे आवेश कितना होगा सर, आवेश भी 0 होगा। इन दोनों प्लेटों के बीच कोई विभवांतर आएगा सर, आवेश नहीं आया तो विभवांतर नहीं आएगा, विभवांतर भी कितना होगा, 0। विभव भी कितना होगा, 0। यस या नो सर? जब विभव 0 है तो धारिता पर कोई प्रभाव पड़ रहा है? तो सिंपल सी बात है, धारिता तो जो है वो आवेश और विभव पर निर्भर करती नहीं है। आपने पढ़ा है Q समानुपाती किसके होता है, B के, और Q इक्वल टू समानुपाती है C अपॉन B। तो C इक्वल टू कितना होता है, Q अपॉन B। लास्ट क्लास में मैंने पढ़ा रखा है, अगर आवेश बढ़ेगा तो विभव भी बढ़ेगा, धारिता पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने का। ये बात आपको पता है, तो धारिता 0 की 0 रहेगी। टॉपिक को गहराई से समझाओ, ठीक है ना। चलो, अगर मैं इसको 20 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दूं तब क्या होगा? अगर मैं इसको एक 20 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर रहा हूं, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, तो ये संधारित्र धीरे धीरे अपने अंदर ऊर्जा को संग्रहित करेगा आवेश के रूप में। कैसे करेगा? जैसे ही मैंने 20 वोल्ट की बैटरी लगाई तो टाइम बराबर टी डैश, टी डैश बोले तो dt, मतलब छोटा सा टाइम,
उस छोटे से टाइम पर क्या होगा, यहाँ कुछ ना कुछ आवेश आएगा। मान लेते हैं वो आवेश आया q डैश। तो जब आवेश आया होगा तो विभव भी उत्पन्न हुआ होगा। तो उस विभव का फॉर्मूला क्या होगा, q डैश कितना होगा, q डैश होगा सर, बोलो, आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना, q इक्वल टू क्या होता है c। यहां से b निकाल लो, b कितना निकल के आएगा, q अपॉन c, और q कितना है, q डैश अपॉन c। तो b डैश कितना निकल के आ जाएगा, b डैश कितना निकल के आएगा, विभव कितना आएगा b डैश, मान लेते हैं b डैश कितना निकल के आएगा, q डैश अपॉन c। यस या नो। धारिता पर कोई प्रभाव पड़ेगा, धारिता पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, धारिता भी जीरो की जीरो रहेगी। यस या नो बताओ। चलो, टाइम बराबर टी पे क्या होगा, जब आपका संधारित्र पूरा आवेशित हो चुका होगा, पूरा बिल्कुल, तो वहां आवेश कितना चला गया होगा, Q। विभव कितना हो गया होगा इसका विभव इस B वोल्ट की बैटरी क्या हो गया होगा, बराबर हो गया होगा। जब पूरा आवेशित हो गया है, अब आवेशित नहीं हो रहा है, तो कहना मतलब ये कि दोनों का विभव क्या हो गया है, बराबर हो गया है। जब दोनों का विभव बराबर हो गया, आवेश का स्थानांतर रुक जाएगा। ये बात हमने चैप्टर में फर्स्ट स्टार्टिंग में पढ़ी है। तो मान लेते V, और कितना है Q अपॉन C। धारिता पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये बात बिल्कुल गहराई से समझ में आ रही है, पक्का। अब समझो बात को, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। जैसे मैंने 20 वोल्ट की बैटरी को लगाया टाइम बराबर टी पर, यहां से क्या होगा, ये पॉजिटिव वाला आवेश जाएगा, सर्किट क्या है, अनकंप्लीट है। तो इस प्लेट के जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इस प्लेट के जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसको अपनी ओर क्या कर लेगा, आकर्षित कर लेगा। यानी इस प्लेट में से इलेक्ट्रॉन निकाल देगा और इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और वो पॉजिटिव चार्ज कितना माना है मैंने, Q डैश माना स्टार्टिंग। जब Q डैश है तो विभवांतर कितना, विभव कितना आएगा, Q डैश अपॉन C। धारिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन इस बैटरी के अंदर आएगा तो तभी इस निगेटिव टर्मिनल से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर कहां जाएगा, इसके पास। स्टार्टिंग का प्रोसेस समझ में आ गया। तो ये तो है ये वाली बात। और अब दोबारा इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इस पे पॉजिटिव आएगा, इधर से इलेक्ट्रॉन जाएगा, इस पे नेगेटिव आएगा, इस पे पॉजिटिव आएगा, 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 इस पे नेगेटिव आएगा, राइट। और आपका संधारित्र जब आवेश Q आ जाएगा, पूरा Q स्थानांतरित हो जाएगा, मतलब विभव B आ जाएगा, तो आपका संधारित्र पूरा क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। परंतु एक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है, जो बच्चों को कंफ्यूज करता है। कंफ्यूज ये करता है कि सर इस संधारित्र में ऊर्जा का कॉन्सेप्ट कहां से आता है, ऊर्जा कहां से आती है। तो समझो बात को, इसको देखो, जैसे पॉजिटिव आया, अगर मैं यहां से DQ चार्ज को भेजना चाहूं, छोटा सा चार्ज, ये वाला DQ चार्ज, ये वाला Q डैश को मैंने DQ मान रखा है, ध्यान रखना, ठीक है। Q डैश को DQ मान लो, बस इसको थोड़ा इधर कर लो, नहीं हो रहा है, ब्रैकेट में DQ मान, सही है। तो ये प्लस इस DQ को क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा, हाँ है ना। अगर मैं DQ चार्ज को विस्थापित कर रहा हूं तो ये जो पॉजिटिव आया है, ये पॉजिटिव स्टार्टिंग वाले में तो कोई नहीं है, स्टार्टिंग वाले में तो कुछ नहीं होगा, स्टार्टिंग वाला तो आराम से निकल जाएगा। जब बाद में जब पॉजिटिव आ चुका होगा उसके बाद की कहानी है। अगर उसके बाद अगर मैं उसको फिर दोबारा आवेश करूं तो ये पॉजिटिव उस डी को क्या करेगा, छोटे वाले चार्ज को जो जाएगा उसको क्या करेगा, प्रतिस्थापित करेगा, विस्थापित करेगा। उसके लिए हमें इस जो विभवांतर आया है बी डैश,
उस बी डैश के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि हम इसको आवेशित नहीं करने, हम तो आवेशित करना चाह रहे हैं, आवेशित हो जाइए। तो हमें उस जो बी डैश आया है उस बी डैश के जो विभव के विभवांतर, जो विभवांतर है उसके विरुद्ध हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। और वो जो कार्य कर रहे हो वही कार्य ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगा, संचित हो जाएगा। भाई क्या बात बोली, समझो। दोबारा समझो, दोबारा समझो, दोबारा समझो, सुनो। जैसे स्टार्टिंग वाला देखते हैं, जैसे यहाँ एक पॉजिटिव आया था तो उसमें कोई टेंशन नहीं थी। जब दूसरा वाला पॉजिटिव आ रहा है तो पहले वाला पॉजिटिव उसको क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा, उस डी क्यू आवेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। उस प्रतिकर्षण से क्या होगा, हमें उस डी क्यू आवेश को स्थानांतरित करने में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, और वही कार्य ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगा, संचित हो जाएगा। ये बात बिल्कुल बढ़िया। तो चलो इस बात को लिखता हूं, माना किसी क्षण, माना किसी क्षण दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर बी डैश, तब डी क्यू आवेश को एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक ले जाने ले जाने ले जाने में ले जाने में बैटरी के विभवांतर बी डैश के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। राइट, वही कार्य निकाल लो छोटा सा, आवेश भी छोटा जा रहा है तो कार्य भी छोटा जाएगा। तो कार्य का फार्मूला क्या होता है, यहां से अगर मैं कार्य निकाल लू, कार्य इज इक्वल टू विभव इंटू आवेश, विभव इंटू आवेश। यस या नो, चैप्टर में फर्स्ट में पढ़ाया मैंने, स्टार्टिंग में, इसमें सेकंड में मैंने पढ़ा था, कार्य इज इक्वल टू विभव इंटू आवेश। कार्य कौन सा हो रहा है, छोटा सा डी डब्ल्यू, विभव कितना आ रहा है बी डैश, आवेश कौन सा जा रहा है डी। बी डैश, बी डैश कितना है हमारे पास, क्यू डैश अपॉन सी, बी डैश इज इक्वल टू कितना है, क्यू डैश अपॉन सी। यहाँ से डी डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना आएगा, क्यू डैश अपॉन सी, और यहाँ आ जाएगा डी। सही है। अगर मैं दोनों प्लेटों को संपूर्ण आवेशित करने में अगर कार्य निकाल लूं, संपूर्ण आवेशित करने में कार्य, संपूर्ण आवेशित करने में कार्य निकाल लो, मतलब आप डब्ल्यू निकाल लो, तो इस छोटे से का डी डब्ल्यू का क्या कर दो, समाकलन कर दो, छोटा कार्य निकल के आ जाएगा। और कहां से कहां तक कर रहे हो आप, जीरो से क्यू तक, चेक कर लो कहां से कर रहे हैं, जीरो से लेके क्यू तक। यस या नो। तो डब्ल्यू ऐसा का ऐसी इंटीग्रेशन जीरो से क्यू, डी डब्ल्यू वैल्यू कितनी है हमारे पास, क्यू डैश अपॉन सी डी क्यू, चेक करो, डी डब्ल्यू वैल्यू क्यू डैश अपॉन सी डी क्यू। यस या नो। यहां से सी को बाहर ले लो, वन अपॉन सी बाहर आ जाएगा, जीरो से क्यू, क्यू डैश और डी। यस या नो। यहां तक की बात बिल्कुल बढ़िया। चलो अब आगे बढ़ो,
इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है एक्स की पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। यस या नो? इस फॉर्मूले को पढ़ते पढ़ते पूरी रामायण निकल गई। और अब भी पूछोगी सीता कौन है, तो ये फॉर्मूला याद कर लो, पता चल जाएगा। चलो फॉर्मूला खोल लो, क्यू वन प्लस वन, एन का मान वन मान लो, और वन प्लस वन। यस या नो? जीरो से क्यू ऐसा का ऐसा। इस फॉर्मूला खोल लिया, एक्स क्यू के बराबर हो गया, एन वैल्यू वन बराबर होगी, तो वन प्लस वन अपॉन एन की वैल्यू वन, वन प्लस वन। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू वन अपॉन सी इज इक्वल टू क्या आएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन टू, जीरो से क्यू, टू को बाहर ले लो, तो वन अपॉन टू सी हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन जीरो से क्यू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वन अपॉन टू सी हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर, जीरो को लिखते नहीं है, तो यहाँ आएगा आपके पास W इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी। चलो यहां से आ गया W इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी। और आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि जो ये कार्य है, ये कार्य ऊर्जा के रूप में क्या होगा, संचित होगा। तो इसको और करके आप लिख सकते हो U इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी। एक फार्मूला आपका ये बनकर तैयार होगा। सही है? अब समझा के, आपके पास एक फार्मूला होता है क्यू इज इक्वल टू सी। यस या नो? यहां से क्यू की वैल्यू पुट करो, तो क्यू की जगह सी रखोगे तो सी का स्क्वायर हो जाएगा और बी का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन टू सी ऐसा का ऐसा। एक सी से एक सी कट जाएगा, तो यू इज इक्वल टू कितना आएगा, एक बटा दो सी बी का स्क्वायर, एक सी बचा सी बी का स्क्वायर। तो दूसरा फार्मूला आपका ये बनकर तैयार। सही है? अब यहां से अगर सी निकालना चाहूं तो यहां से ऐसे निकल जाएगा, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन बी। अगर मैं सी की जगह क्यू अपॉन बी रखूं, आप ऐसा कैसे ही इस सी की जगह क्यू अपॉन बी रख रहा हूं, इनटू में बी उसके, कोई दिक्कत तो नहीं है, एक बी से बी कट जाएगा, तो ये इक्वल टू आएगा हाफ क्यू। एक फार्मूला आपका ये बनकर तैयार। यस है। तो ये तीनों फार्मूले हैं, इन तीनों फार्मूले से कोई ना कोई न्यूमेरिकल आता है। सही है? तो एक दो टीआर क्यू करते हैं, बाकी आपकी डेरिवेशन कंप्लीट होगी। ठीक है? ये ऊर्जा संचित हो रही है। ठीक है ना? तो चलो एक काम करते हैं, पहले इसकी परिभाषा लिख देता हूँ, फिर आगे बात करते हैं। पहले ये स्क्रीनशॉट ले लो इतना, इसके बाद मैं यहाँ परिभाषा लिख दूंगा, फिर उसके बाद बात करेंगे। ठीक है? देखो इसकी परिभाषा में लिख दी गई है, माना एक संधारित्र की धारिता सी है, इसे बी वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। राइट? संधारित्र तब तक आवेशित होता रहेगा जब तक इस पर बी वोल्ट का विभवांतर नहीं आ जाता। अभी तो बी डैश आया था, पर जब तक आवेशित होगा जब तक बी वोल्ट का विभवांतर नहीं आता, ये मैंने बताया है। बैटरी का पॉजिटिव सिरा प्लेट P1 से अपनी इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचता है। ये जो पॉजिटिव है, ये प्लेट P1 से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करता है, खींचता है। जब प्लेट P1 से इलेक्ट्रॉन बैटरी में प्रवेश करता है, जे बी वाला इलेक्ट्रॉन इस बैटरी में प्रवेश करेगा, उसी समय बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकलकर P2 पर चला जाता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलकर किस पे चला जाएगा, P2 पर चला जाएगा। फलस्वरूप प्लेट P1 पर धनात्मक आवेश प्लेट P1 पर पॉजिटिव आ जाएगा और प्लेट P2 पर ऋणात्मक आवेश मतलब निगेटिव आ जाएगा। राइट? चलो अब इसके दो तीन टीआर क्यू कर लो। क्वेश्चन कह रहा है 10 माइक्रोफेराड का एक संधारित्र 12 वोल्ट के विभव तक आवेशित किया जाता है, संधारित्र में संचित ऊर्जा निकालनी है। तो यहाँ क्वेश्चन देखो, हमें दिया क्या है, हमें दिया है विभवांतर दे रखा है वो 12 वोल्ट, और आपको धारित्र का मान दे रखा है, सी का मान दे रखा है 10 माइक्रोफेराड। और आपको पता है कि एक माइक्रो इक्वल टू कितना होता है, 10 की पावर माइनस 6। एक माइक्रो में 10 की पावर माइनस 6 होते हैं, तो यहाँ से 10 इंटू कितना आ जाएगा, 10 की पावर माइनस 6 फेराड। तो सी इज इक्वल टू यहाँ से एक मान लो पावर, तो यहाँ आएगा 10 की पावर माइनस 5 फेराड।
अब यहाँ से हमें बी का मान कितना दे दिया 12 वोल्ट। तो यहाँ से फॉर्मूला निकाल लो, U इक्वल टू क्या होता है हाफ सी बी स्क्वायर, दिखवाया मैंने अभी। वैल्यू पुट करो, U इक्वल टू कितना होता है हाफ सी का मान कितना है हमारे पास 10 का माइनस 5, बी वोल्टेज कितना का 12 और इंटू 2 उसके जगह 2 वाली 2 छंग 12, 12 छंग कितना हो गया 72 इंटू 10 के बाद माइनस 5। यू ऐसा का ऐसे ही, यहाँ एक नंबर बाद पॉइंट लगा दो, एक नंबर बाद पॉइंट लगा दो, यहाँ से एक नंबर क्या कर दो कम कर दो, जो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में, ये अपना होमवर्क में कंप्लीट करना, और ये चैप्टर हमारा क्या हो गया वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में आप इलेक्ट्रिक करंट पढ़ोगे, विद्युत धारा के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, तो हम विद्युत धारा स्टार्ट करें, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।